सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन तो ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी में आज के दिन ज़बरदस्त क्रैश हमें विटनेस करने को मिला था। पूरे मार्केट में आज के दिन ये कंपनी के चर्चे हमें देखने को मिले थे। अब देखा जाए तो पूरे मार्केट में सबसे बड़ी ये कंपनी नहीं है, बट बोल सकते हैं कि ये कंपनी छोटी भी नहीं है। 80,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप ये कंपनी रखती है, लार्ज कैटेगरी में है और फाइनेंस सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा चेहरा है और साथ में बजाज ग्रुप का भी पार्ट है। और इतनी बड़ी कंपनी अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 7-8-9% तक अगर क्रैश हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके चर्चे तो देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस करीब आपको 9% तक क्रैश होती हुई नजर आई थी एक टाइम पे। उसके बाद कुछ रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिला था और 9% क्रैश के बाद ये कंपनी ने 52 वीक लो को भी टच किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी क्रैश अगर कंपनी में दिखेगी तो चर्चे तो इसके देखने को मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि इस कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट अगर हुई है तो इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, क्या ऐसा चीज़ कंपनी को ट्रिगर किया है इतने बड़े गिरावट के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट में बज़ तो क्रिएट हो रहा है कि इस कंपनी में आज के दिन एक ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई है इस वजह से। अब ब्लॉक डील जनरली होता है तो कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है या प्रोमोटर के बीच में होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें बीएससी के रिपोर्ट के हिसाब से तो आज के दिन इस कंपनी में एक बड़ी ब्लॉक डील एग्जीक्यूट होती हुई दिखी है कंपनी के प्रोमोटर की तरफ से। प्रोमोटर कौन है भाई? तो नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। उसने आज के दिन 2.35% इक्विटी डाइल्यूट किया है और इसका टोटल वैल्यू बनता है 1890 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट अगर हुई है तो इसके पीछे का इतना बड़ा रीज़न है कि प्रोमोटर ने इस कंपनी के 2.35% इक्विटी स्टेक डाइल्यूट किया है जिसका वैल्यू है 1890 करोड़। अब इस कंपनी के प्रोमोटर बजाज फाइनेंस तो हैं और इस कंपनी के प्रोमोटर ने स्टेक डाइल्यूट भी किया है, तो क्या ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग खबर है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि जब ये कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह मेंशन था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज नहीं तो कल प्रोमोटर के स्टेक्स आपको निकलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन अगर आप मार्केट में लिस्टेड है तो आपको 25% स्टेक मार्केट में आउटस्टैंडिंग रखना पड़ेगा अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी कंपनी को मैनिपुलेट नहीं किया जाए कंपनी के प्रोमोटर के थ्रू। अब देखो 25% का नंबर इसलिए सेट किया गया है क्योंकि उतना स्टेक अगर मार्केट में होगा तो एक डिमांड अगर उस कंपनी का क्रिएट भी हुआ तो उसके लिए इनफ सप्लाई रहेगा। और अगर मान लो 5% स्टेक मार्केट में अवेलेबल है और उस कंपनी का डिमांड अगर क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड स्टेक्स हैं कंपनी के, तो उस केस में क्या है कि ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाती है, जो कि अभी रिसेंट में देखोगे तो आपको रेलवे कंपनीज़ में और डिफेंस कंपनीज़ में देखने को मिला था एक बड़े बस के वजह से, जो कि आपको गवर्नमेंट एलोकेशंस के देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होता है। अभी देखोगे तो कंपनी के प्रोमोटर में जो स्टेक्स देखने को मिलेगा वो 88.70% दिखेगा Q2 के एंड तक। अगले क्वार्टर में ये 2.3% से कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 2.3% मिनिमम आप मानकर चलो। और 88.7% का जो स्टेक है ये बजाज फाइनेंस ही ओन करती है और आगे चलकर ये जो नंबर है ये और भी कम होने वाला है, क्योंकि 75% तक बजाज फाइनेंस इसको लाएगी सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि प्रोमोटर के सेलिंग के जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, ये आपको आगे भी सुनने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है
कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो KEI इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही थी। खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि KEI इंडस्ट्री ने एक्सपैंड किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को विथ न्यू गुजरात फैसिलिटी, यानी कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको कंपनी ने बड़ा किया है एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के बाद। अब देखो एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। गुजरात में कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा था सानंद में, और वो कंपनी का अब प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। तो जितना कंपनी प्रोडक्शन पहले कर सकती थी अब उससे ज़्यादा आपको करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के पास अवेलेबल है इस वजह से। और इसका जो ट्रायल प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत कंपनी ने कर दिया है, और ये एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जब ज़मीन लेती है उसके बाद प्लांट बनाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड, यानी कि ज़मीन से प्लांट तक का सफ़र। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी डायरेक्टली किसी प्लांट को अगर एक्वायर कर ले तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ज़मीन के साथ प्लांट भी कंपनी ने खुद ही बनाया है। और इसमें लो टेंशन और हाई टेंशन केबल की जो प्रोडक्शन है, ट्रायल प्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत कंपनी ने किया है आज से। और साथ में ये भी बताया है कंपनी ने कि इसकी जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं वो हमें 10 दिसंबर से शुरू होती हुई नज़र आएगी। तो ट्रायल प्रोडक्शन आज से शुरू हुआ है, कमर्शियल प्रोडक्शन आपको 10 दिसंबर से शुरू होता हुआ दिखेगा। तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे KEI इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए। साथ में दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन गाइडेंस को देखोगे तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस था वो 18 से लेकर 20% के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। और EBITDA मार्जिन की अगर हम गाइडेंस की बात करें तो वो कंपनी का 11% का था। साथ में दोस्तों अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो वो कंपनी एम लगाकर चल रही है 25,000 करोड़ का। अगर 26 से 30 तक के सफ़र में देखेंगे तो कंपनी को 20% CAGR से ग्रोथ रिपोर्ट करनी होगी ये एम को अचीव करने के लिए। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में कंपनी ये भी एम कर रही है कि कंपनी का जो B2C सेगमेंट है वो कंपनी को कंट्रीब्यूट करे 50% से ज़्यादा सेल इन द लॉन्ग टर्म। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ज़रूर नोट कर सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों कैम्स, जिसने फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। और इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास का है। और ये कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है उसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी कंपनी ने सेट कर रखा है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की दोस्तों बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 5 दिसंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस डेट को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर जरूर आप ज्वाइन कर लेना। मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है आपको तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर अगर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। उसके अलावा न्यूज़ एंड अपडेट्स भी देखने को मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि CDSL की अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो Q2 FY26 में जो उसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसका 34% हमें एनुअल इश्यूर इनकम से आता हुआ देखने को मिला था। उसके अलावा ट्रांजेक्शन चार्जेस से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो पहले तो 23% था, अभी घटकर 17% आ चुका है। इसके बेसिकली 2 रीज़न है। पहला, मार्केट में वॉल्यूम्स उतना नहीं है, और दूसरा जो टर्नओवर है, पहला रीज़न तो वॉल्यूम्स और टर्नओवर सेम चीज़ आप बोलो। दूसरा रीज़न जो है कि कंपनी का जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसको कंपनी ने कम कर दिया है इस वजह से। अब देखो दोस्तों, एनुअल इश्योर इनकम से आने वाला जो रेवेन्यू है वो कंपनी का अगले साल भी ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि अगले साल भी काफ़ी सारे IPOs हमें देखने को मिलेंगे। और जनरली Q2 में एनुअल इश्योर इनकम से कंपनी के अच्छे रेवेन्यू आते हैं। तो चलो ये सारी चीज़ें कोई शॉकिंग नहीं है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें
कैश सेगमेंट के बारे में। तो अभी अक्टूबर के महीने का डेटा रिपोर्ट हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि कैश सेगमेंट में 22.34 लाख करोड़ का टर्नओवर हमें देखने को मिला था। बट इसको अगर हम जुलाई के महीने से कंपैरिजन करें, जुलाई से इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि जुलाई के महीने में कैश सेगमेंट का पीक था, उससे देखोगे तो अभी भी 32% ये नंबर आपको कम ही देखने को मिल रहा है। और ये जो 22 लाख करोड़ का नंबर है ये एनएससी और बीएससी दोनों का नंबर है। और अगर हम बात करें दोस्तों बीएससी के बारे में, तो बीएससी इक्विटी टर्नओवर जो होता है मार्केट का, उसका 10% मार्केट शेयर ही ओन करती है। और बीएससी के अगर हम डेटा चेकआउट करें कि नवंबर के महीने में उनका इक्विटी टर्नओवर कैसा रहा है, अक्टूबर के महीने में कैसा रहा है, तो वो देखकर हमें ये लगता है कि हो सकता है कि सीडीएसएल के जो Q3 के अर्निंग्स है वो हमें शॉकिंग आता हुआ दिखने को मिल जाए। एनुअल इश्यूर से आने वाला इनकम अगर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया तो फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस वाला इनकम कंपनी को उतना ज़्यादा बर्डन नहीं देगा। बट अगर वहाँ से आने वाला इनकम कंपनी का लूज़ होता है तो फिर ये कंपनी का सरदर्द क्रिएट कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें नवंबर महीने का, तो टोटल जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो 1,57,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर अक्टूबर की बात करें तो 1,60,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है और ये Q3 का पार्ट है। अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 में जो लास्ट मंथ था वो 1,70,000 करोड़ का टर्नओवर रख रहा था। उससे पहले वाला मंथ 1,74,000 करोड़ का था। दोनों से अगर कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों नंबर आपको कम ही देखने को मिल रही है। यानी कि Q3 में इक्विटी टर्नओवर जो है बीएससी का उतने ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ बीएससी का चेक किया, एनएसए में चीज़ें कुछ और हो। बट अगर ये नंबर बीएससी का अच्छा रहता तो हम उम्मीद करते हैं एनएससी का भी डेफिनेटली अच्छा रहता। बट बीएससी का अच्छा नहीं है, जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में अच्छा करती हुई दिखी है। तो इस वजह से हो सकता है कि आगे चलकर जो सीडीएसएल के नंबर हमें देखने को मिलेंगे Q3 के, उसमें वंस अगेन कंपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस से आने वाला जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसमें आपको स्ट्रगल करती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी के टोटल नंबर डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर नोट करना। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।